हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में जो हम लोग का पेपर स्टार्ट था वो फिजिक्स का पेपर स्टार्ट था और फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर अभी चल रहा है। हम लोग इसमें पीछे 5 लेक्चर देख चुके हैं। जो विद्यार्थी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर देखें। उसके बाद ये आप लोग छठा लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग 5वें लेक्चर में जो बात पढ़े थे वो बात पढ़े थे गोलीय दर्पण से संबंधित। किससे संबंधित? गोलीय दर्पण से संबंधित। गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोगों ने जो बात पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला दर्पण आया था गोलीय दर्पण और दूसरा जो दर्पण आया था वो था हमारा समतल दर्पण। ये दर्पण के प्रकार थे। दर्पण के प्रकार में ये दोनों आया था, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। ये पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। पिछला लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आप लोगों को याद होगा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो अवतल दर्पण जो होता था वो किसी गोले का एक टुकड़ा होता था और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता था। वैसे दर्पण को हम लोग कहते थे अवतल दर्पण। और जो दूसरा होता था गोलीय दर्पण का जो दूसरा प्रकार होता था वो हमारा होता था उत्तल दर्पण, जिसमें जो परावर्तक सतह रहता था वो उभरा हुआ रहता था। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें परावर्तक सतह ये है जो धंसा हुआ है और इसमें परावर्तक सतह ये है जो उभरा हुआ है। कहने का मतलब उठा हुआ है। वो उठा हुआ है। एक होता है उठा हुआ और एक होता है धंसा हुआ। आप अपने हाथ को भी इस तरह से लेके देख सकते हैं। अगर आप ऐसा मोड़ लेंगे तो एक तरफ इधर हो गया उठा हुआ और एक तरफ इधर हो गया धंसा हुआ। अगर ये उठे हुए तरफ अगर रंगा हुआ है तो इसका परावर्तक सतह इधर वाला हो जाएगा, तो ये धंसा हुआ रहेगा। अगर धंसा हुआ रहेगा परावर्तक सतह तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और अगर आप धंसे हुए तरफ से आपने अगर पेंट कर दिया है तो इसका जो उभरा हुआ सतह है वो परावर्तक सतह हो जाएगा और ऐसे दर्पण का नाम हम लोग देते हैं उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अब हम लोग शुरू करते हैं। यही हमारा गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण ये जो दोनों हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसी की चर्चा लगातार होगी और उसी से संबंधित कुछ पद आएंगे। वो सभी पदों को मैंने यहाँ बताया है कि उससे संबंधित कौन कौन से पद आपको देखने को मिलेंगे। उससे संबंधित जो पद मिलेगा देखने के लिए, जिसमें सबसे पहला पद है हमारा ध्रुव। सबसे पहला पद है हमारा ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। दूसरा हमारा पद है वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा हमारा पद है वक्रता त्रिज्या, जिसको सेंटर ऑफ रेडियस कहते हैं। चौथा हमारा जो पद है वो है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पांचवा है हमारा फोकस बिंदु, जिसको अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ फोकस कह सकते हैं या सिर्फ फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। छठा हमारा जो पद है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी को अंग्रेजी में हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी पदों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पद आ रहा है वो आ रहा है ध्रुव। कौन सा आ रहा है? ध्रुव आ रहा है। सबसे पहला पद हमारा ध्रुव है। इस ध्रुव के बारे में समझते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं।
ध्रुव हम लोग कहते किसको है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग कोई दर्पण लेते हैं, जब हम लोग कोई दर्पण लेंगे, या तो अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण होगा, तो दर्पण बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा। जब भी दर्पण रहेगा तो हम लोग ऐसा दर्पण लेंगे जिसका हम लोग आसानी से उपयोग कर सके। कितना ही बड़ा दर्पण रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं एक मध्य बिंदु होगा, बीच का कोई एक पॉइंट होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई ये दर्पण ले रहा है, तो आप लोग जानते होंगे ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। या अगर कोई ये दर्पण ले लिया, आप देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा उत्तल दर्पण। या किसी ने ऐसा दर्पण ले लिया, ये कौन सा दर्पण है हमारा? ये है हमारा समतल दर्पण। तीनों दर्पण आप बारी बारी से ला दिए, तो जो भी दर्पण रहेगा या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, ये तीनों दर्पण में कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब बीच का एक बिंदु होगा दर्पण का, उसी बीच के बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे ध्रुव। उस बिंदु को क्या नाम दे देंगे? ध्रुव नाम दे देंगे। कहने का मतलब कि ये अगर हमारा अवतल दर्पण है, यहां से यहां तक नाम आप दे सकते हैं A-, तो A- का बीच का पॉइंट कहीं तो होगा, बिल्कुल होगा। तो जो बीच का पॉइंट इसका होगा, उसी बीच के पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव कहते हैं। इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते हैं? P से। पोल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, सुविधाजनक है। पोल P से स्टार्ट हो रहा है, उसको P से सूचित कर देते हैं। किसे? ध्रुव को। अब अगर आप इसमें सोच रहे होंगे उत्तल दर्पण में, तो सीधी सी बात वही हुई फिर से। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहेंगे। तब आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु कौन सा होगा। ये मैंने माना ये हमारा MN दर्पण है, इसका कहीं मध्य बिंदु होगा, और जो इसका मध्य बिंदु होगा वही हमारा क्या होगा? ध्रुव होगा। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? P से। इसमें भी कहीं उसी तरीके से होगा, इसमें भी मध्य बिंदु होगा। ये हमारा कोई दर्पण हो गया MN, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका कहीं पे मध्य बिंदु होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। और किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तब आप ध्रुव लिख करके और डैश दें, ध्रुव लिख करके और डैश दें। लिखें दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लाइन चेंज करके इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है। आप तीनों फिगर बना देंगे। यहां ये आप फिगर देख रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और ये समतल दर्पण है। तीनों फिगर बना दें आप लोग। मैंने बड़ा करके दिखा दिया इसको। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट का। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र किसको कहेंगे।
मैंने आप लोगों को बताया था कि गोलीय दर्पण में, हालांकि ये जो समतल दर्पण आता है, ये समतल दर्पण की अगर बात करें, ऐसे लोग कहते हैं कि समतल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण से अलग होता है, और मैंने भी आप लोगों को बताया है। लेकिन आप सोच करके देखें तो समतल दर्पण भी कभी कभी गोलीय दर्पण का एक हिस्सा बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, गोलीय दर्पण का ही वो हिस्सा कैसे बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारा गोला बहुत बड़ा होगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर गोला हमारा बहुत बड़ा है, सपोज दैट आप ऐसा सोचें, बहुत बड़ा, ये तो बोर्ड पर मैंने बहुत छोटा में दिखाया है, आप बहुत बड़ा माने, बहुत बड़ा, तो उसका अगर आप एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, आप देखें अगर इसको हम यहां से यहां तक काट के निकाल दिए तो ये ऐसा कट के निकल जाएगा, और ये ऐसा कट के निकलेगा, और एक तरफ से किधर से भी रंगा हुआ रहेगा, या तो इस साइड से या उस साइड से। तो ये जो हमारा दर्पण बनेगा, इसका परावर्तक सतह जो रहेगा वो समतल रहेगा, और समतल होने के कारण इस दर्पण को हम लोग कह देते हैं समतल दर्पण। तो हालांकि हम लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो गोलीय दर्पण से संबंधित कर रहे हैं, तो हम लोग गोलीय दर्पण में आते हैं, जिसमें हम लोग को जानना है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जानना है तो ये हम लोगों के पास दो गोलीय दर्पण हैं। कितने गोलीय दर्पण हैं? दो गोलीय दर्पण हैं, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। वक्रता केंद्र हम लोग को इसमें जानना है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये वक्रता केंद्र, इसमें नाम जो आया है वो केंद्र का नाम आया है। जाहिर सी बात है कि ये केंद्र रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, ये केंद्र है भी। सवाल उठा कि किसका केंद्र है? तो भाई ये दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होगा, ये दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होगा उसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और जो इसका केंद्र होगा इस गोले का, वही जो केंद्र रहेगा इस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। हम इसको फ्रेश फिर से बना देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम अगर ये एक दर्पण लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये किसी गोले का टुकड़ा रहा होगा, और ये जब गोले का टुकड़ा रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं अपना केंद्र होगा, कहीं ना कहीं इसका अपना केंद्र होगा। ये जो केंद्र होगा इस गोले का तो केंद्र है ही, साथ साथ ये केंद्र बन गया किसका? इस दर्पण का केंद्र बन गया, जो मैंने यहां से यहां तक इसका एक टुकड़ा ले रखा है, ये इस दर्पण का भी केंद्र बन गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो सीधा सीधा लिखेंगे वक्रता केंद्र के डेफिनेशन में। लिखें आप लोग, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र लिख करके और डैश दें और लिखें, गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिगर आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपका वक्रता केंद्र है। ये दोनों के लिए हो जाएगा,
अगर आप इधर से मिला दें, आप अगर यहां से मिला देंगे और एक को रंग देते हैं कहां से, अंदर से, तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। फिगर नोट कर लें आप लोग। अगला हमारा है तीसरा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तीसरा लिखें, वक्रता त्रिज्या। अंग्रेजी में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब आप देखें यहां, इसका संबंध भी इसी से है। जब ये गोला होगा तो इसका अपना त्रिज्या भी होगा, इसका अपना क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जो हम लोग एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो रेखा, वो लाइन वक्रता त्रिज्या, इट मींस सर्किल में सिर्फ उसको त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण में मैंने क्या जोड़ दिया है, वक्रता त्रिज्या। अब आप देखिए यहां कि अगर इसको हम लोगों को परिभाषित करना हो तो हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होगा उस गोले का जो त्रिज्या होगा उसी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। लिख लें आप लोग। दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लाइन चेंज करके इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं कैपिटल आर, कहीं स्मॉल आर भी दे दिया जाता है। लिखें, बड़े कैपिटल आर ही लिखें आप लोग। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र वाले में आप लोगों ने छोड़ दिया होगा तो उसको कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। ये लिख लेंगे आप लोग, जगह होगा उसमें। तो वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। चलिए, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। अब आते हैं अगले पॉइंट, मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? चौथा हमारा है मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बढ़िया से समझे आप लोग। यहां पर आप देखें कि ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसके बीचों बीच मैंने एक पॉइंट दे दिया जिसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और उसको किसी से सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। अब जिस गोले का ये टुकड़ा होगा हमारा, ये अवतल दर्पण, उसका अपना केंद्र भी होगा। ये हमारा केंद्र है उस गोले का जिस गोले का ये टुकड़ा है। तो इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये वक्रता केंद्र और ये जो हमारा ध्रुव है उसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है
उसी सरल रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इट मीन्स आप देखेंगे कि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको जो मिलाने वाली सरल रेखा है, इसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लें आप लोग परिभाषा में। आवश्यकता अनुसार इसको आप लोग जितना आगे हो सके बढ़ा ले, जितना इधर बढ़ाना होगा इधर बढ़ा लेंगे, आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। लिखें, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिगर बना लें आप लोग। अगला पॉइंट है हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, इसको फोकस पॉइंट आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, या पॉइंट ऑफ फोकस बिंदु। फिगर आप लोग बना लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। अगर जो लोग पीछे हो जाए तो वीडियो को रोक करके और लिख लीजिए उसको। फोकस बिंदु को समझते हैं। हमारे पास एक दर्पण है। सुविधा के अनुसार हम लोग किसको लिए? अवतल दर्पण को। इस दर्पण के लिए ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ये बिंदु जो है ये ध्रुव बिंदु है और ये हमारा वक्रता केंद्र बिंदु है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को मैंने अभी नाम दिया था जिसका नाम है मुख्य अक्ष। होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है वो जब मुख्य अक्ष के ठीक समानांतर जाती है तो समांतर जाने के बाद वो दर्पण से टकराती है। किससे टकराती है? दर्पण से। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ये जाती है और जैसे ही ये दर्पण के पास पहुंचती है तब दर्पण से इसका टकराना होगा और टकराने के बाद परावर्तन का जो नियम है उसका पालन करते हुए ये प्रकाश की किरणें लौट जाती है। ये प्रकाश की किरणें क्या होती है? लौट जाती है। ये जाती हुई किरण है जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये दर्पण पर आ रही है और ये टकराने के बाद यहां से लौट के जाती हुई किरण है जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से सुने आप लोग। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के गुजरती है। आप देखें यहां, ये हमारा मुख्य अक्ष वाला लाइन है। ये लाइन हमारा मुख्य अक्ष है। जैसे ही ये आपतित किरणें टकराई दर्पण से, तो दर्पण से टकराने के बाद ये इस तरह से लौट गई अपने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए और यहां आकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु को काटते हुए पार हो गई। तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जाती हो और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के आती हो, तो ये जो बिंदु है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसी बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। इस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। इसको सिर्फ हम लोग फोकस भी कहते हैं और इसको
कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। समझ गए आप लोग? ये प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर सिर्फ ऊपर से ही नहीं जा सकती, नीचे से भी जा सकती। जहां से भी जाएगी सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के लौटेगी, और वो बिंदु कौन सा होगा? फोकस बिंदु होगा। लिख लें आप लोग चाहे तो नीचे से भी आप इसका एक फिगर बना सकते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के लौट रही है उसी को हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे। लिखें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर लौटती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर लौटती है, उस बिंदु को फोकस या उस बिंदु को फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। आप लोग किरण आलेख खींच ले फिगर देख करके, कौन सा हमारा फोकस या फोकस बिंदु होगा, मैंने यहां पे बताया। अगला हम लोग देखते हैं फोकस दूरी। अगला है छठा फोकस दूरी, जिसको अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं। इसमें भी फोकस का नाम आया है, जरूर इसका संबंध फोकस से होगा। और है क्या? दूरी है, तो कोई दूरी होगा जिसमें फोकस का रोल होगा। समझते हैं इस बात को? चलिए देखा जाए फिगर में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है ये फोकस बिंदु है, और ये क्या है? हमारा ध्रुव है। तो ये फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। उस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। लिखें, फोकस दूरी लिख के डैश दें। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे लाइन चेंज करके इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल f देना है। फोकस के लिए बड़ा f होता है और फोकस दूरी के लिए छोटा f होता है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। हो गया? अब हम लोग
लेक्चर 6 जो हम लोग का बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम इसको यहीं रोकेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सभी बातें, गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य बातें थी मैंने उसको आज बता दिया। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की बात की पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग जो पीछे जितना भी पढ़ाया गया है उसका आप लोग खूब रिवीजन करें। लेक्चर 6 तक आप लोग बार बार रिवीजन करें ताकि आप लोगों को पीछे के कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को पीछे से जाकर के देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो आज से करना और अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।